जिनको अभी इतना सशक्त भी नहीं होने की हिम्मत आई है कि वो अपना इसका विरोध कर सकें, कि लोग इतना उनसे डर सके कि इनको पेशाब नहीं पिलाना है। और ऐसी घटनाओं पर संज्ञान लेने की बजाय सुप्रीम कोर्ट किस पे संज्ञान ले रहा है कि जिनको पेशाब पिलाया जा रहा है उनका रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए, उनके रिजर्वेशन में भी वर्गीकरण कर दिया जाए। जो पेशाब पिला रहे हैं जबरदस्ती, उनको और खिला खिला के मोटा हाथी कर दिया जाए, नौकरियां भी उनको दे दी जाए, देश की संपत्ति भी उनको दे दी जाए, देश की मीडिया हाउस उनके हाथ में दे दिए जाए, देश का बॉलीवुड उनके हाथ में दे दिया जाए, मतलब सब कुछ उनको दे दिया जाए जो इस देश में पेशाब पिलाने का कांड करते हैं, जो इस देश में जूती पहनने पे मार देते हैं, जो इस देश में घोड़ी पे चढ़ने के बाद दलित की हत्या कर देते हैं। तो ऐसे घटिया मानसिकता वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट बढ़ावा दे रही है, और जिन लोगों का देश में शोषण हो रहा है उनके शोषण करने के लिए और उन्हें कमजोर कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट को मैं ये निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया महोदय अपना टीवी खोलिए, और आपके फैसले के बाद ही एक हफ्ता नहीं हुआ और एक ही हफ्ते के अंदर दलित को पेशाब पिलाने की घटना आ गई है। अगर आपको ये लगता है कि पेशाब पिलाने की घटना सामान्य है, तो फिर आप ये बताइए कि इससे ज्यादा अमानवीय आपकी नजर में क्या हो सकता है, इससे ज्यादा असंवैधानिक क्या हो सकता है, इससे ज्यादा अनैतिकतावादी और कृत्य क्या हो सकता है। तो मैं यही जानना चाहती हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट, अगर आपको लगता है कि इस भारत के अंदर दलितों का शोषण खत्म हो गया है, आपको लगता है कि कुछ जातियां आगे बढ़ गई हैं, अब उनका रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए, तो मुझे ये बताइए कि इन घटनाओं की जिम्मेवारी कौन लेगा? इन घटनाओं को रोकने की जो जिम्मेवारी है, इन घटनाओं पर कड़ा कानून बनाने की जिम्मेवारी है, कौन लेगा? आप तो बैठे हो हाथ पे हाथ रख के, बस आपका जब हाथ खुलेगा ना, ऐसे खाली बैठोगे, तो आप बस इनकी रिजर्वेशन की फाइल उठा लोगे, और बाकी आपके पास कोई काम धाम नहीं है। आपको ये दिखाई नहीं दे रहा कि इस समय आपको इस संज्ञान में लेकर के देश के अंदर कड़े कानून बनाने की जरूरत है? आप नहीं देख रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ये तो चलता आ रहा, सदियों से पिटते रहेंगे, खाते रहेंगे मार, पीते रहेंगे पेशाब। और मैं घटिया लोगों से भी कह दूं जो पेशाब पिलाने का कांड करते हैं, अरे भाई तुम गाय का पेशाब पीते हो, गाय का गोबर खाते हो, तुम खाते रहो ना, जो नहीं खाते उसे जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? जब तुम्हें पेशाब इतना ही पसंद हो तो अपने पेशाब को खुद पियो ना, अपने घर में बहन बेटियों को पिलाओ, अपने घर के रिश्तेदारों को पिलाओ, घर में पानी पीना बंद कर दो, पेशाब ही भर भर के रखो, सुबह शाम पियो। दलित को क्यों जबरदस्ती पिलाते हो? तो ये जो शर्मिंदगी है इनके अंदर, जो बेशर्मी है, इस बेशर्मी के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार इस देश की न्यायपालिका है कि ऐसे लोगों के लिए कड़ा कानून नहीं बनाते। लेकिन चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि इस कुर्सी पे बैठकर तो देखो कितना मुश्किल है इस कुर्सी पे बैठना। मैं इस कुर्सी पे बैठी हूँ, अगर ये मुझे इसमें मुश्किल लगेगी तो मैं इसे हटा दूंगी या मैं इससे हट जाऊंगी। चंद्रचूड़ डीवाईजी के लिए अगर वो कुर्सी कांटो भरी है, तकलीफ भरी है, दबाव भरी है, तो छोड़ क्यों नहीं देते भाई? कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा थोड़ी है, हमेशा थोड़ी रहोगे। अगर ये इतनी दबाव भरी कुर्सी है तो फिर इसमें अपने बेटे को बिठाने के लिए हर जज उतावला क्यों रहता है? छोड़ देना चाहिए। इतने दबाव भरी कुर्सी को बाप अपने बेटे को क्यों देना चाहता? नहीं देना चाहिए ना। लेकिन फिर भी जब से भारत आजाद हुआ, कोलिज्म सिस्टम के माध्यम से बाप बेटे को जज बना देता, और बेटा अपने बेटे को, और दादा पोते को, और पोता अपने समधन को, ऐसा करके जज बन रहे हैं। कई राज्यों में कांग्रेस जैसी सरकार खुशी मना रही है इस आरक्षण के वर्गीकरण पे, तो क्या ईडब्ल्यूएस में वर्गीकरण नहीं होना चाहिए? मुखौटा उतर गया ना। अगर कांग्रेस SC/ST के रिजर्वेशन में वर्गीकरण का समर्थन कर रही है तो फिर ईडब्ल्यूएस में भी वर्गीकरण लेकर आए ना, जो कोलिज्म सिस्टम है उसमें भी वर्गीकरण लेकर आए ना। अगर SC/ST के अंदर वर्गीकरण ला रहे हैं ये कहते हुए कि कुछ जातियां कमजोर रह गई हैं, पिछड़ी रह गई हैं, दलित रह गई हैं, तो उन जातियों के लिए स्पेशल कोई प्लान लेकर आए ना, उनको ऊपर उठाने के लिए। ये थोड़ी जो ऊपर उठ गए उनको कमजोर करने का कोई प्लान करेंगे आप। तो ये जो घटिया मानसिकता है ये कांग्रेस की जब से रही है, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सामना कांग्रेस हमेशा से विरोधी होकर के खड़ी होकर करती रही है। तो कांग्रेस का ये मुखौटा उतरा है, जो कांग्रेस 2024 में बाबा साहब की तस्वीर, संविधान और क्या कहते हैं ज्योतिबा फूले तक की तस्वीर उन्होंने उठा ली थी, और सामाजिक न्याय की बात करने लगे थे। संसद में जब उन पर उनकी जाति पूछी गई तो उन्होंने कहा कि जो SC/ST की लड़ाई लड़ेगा, जो अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा, साहब उसको तो अपमानित होना पड़ेगा। तो माननीय राहुल गांधी जी, आप ये बताइए, आज आप लड़ाई क्यों नहीं लड़े? वास्तविक लड़ाई तो आज लड़नी थी, है? लड़ाई लड़ने का जब वक्त आया तो आप पीठ दिखाकर भाग गए, और उल्टा अपने नेताओं से, कांग्रेस के नेता अलग अलग स्टेट में इसका स्वागत कर रहे हैं। तो ये दोगलापन नहीं चलेगा, लोग समझ रहे हैं, और इसका खामियाजा आपको जो है चुनाव के दौर में उठाना पड़ेगा। लेकिन दीदी, कहा जाता है कि जब से राहुल गांधी सक्रिय हुए हैं राजनीति में, तब से आरक्षण की बात कर रहे हैं और जातिगत जनगणना की भी बात कर रहे हैं। केवल बात कर रहे हैं ना, काम क्यों नहीं कर रहे? उनकी खुद की जो कई राज्यों में सरकारें हैं वहां पे क्यों नहीं करा रहे जाति जनगणना? स्टेट की गणना कराना तो उनके कंट्रोल में है ना, उनके हाथ में। उनकी जो है ना सरकारें करा के दिखाए ना, वो उदाहरण देके दिखाए ना। ये नाटकबाजी क्यों, भाषणबाजी क्यों
केवल भाषणों में शामिल करने के लिए आप SC ST के रिजर्वेशन को उस भाषण में इंक्लूड कर लो या उनके अधिकारों को भाषण में शामिल कर लो, तो भाषण से तो हमारा भला नहीं होने वाला ना। ऐसे ही भाषण कभी गांधी जी दिया करते थे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उनकी एक्चुअल लड़ाई लड़ा करते थे। तो आज भी यही हो रहा है, जो भाषण वाले लोग हैं वो हमारे सर पे हावी हैं और जो वास्तव में लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं उन्हें हम कभी वैल्यू नहीं देते। प्रधानमंत्री भी तो दलित के पैर धोते हैं और राहुल गांधी भी मोची को गले लगाते हैं। तो पैर राहुल गांधी जी जो मोची के दुकान पे जाकर चप्पल सिल रहे थे, आज उन चप्पल सिलने वालों का आरक्षण छीना जा रहा है तो राहुल गांधी जी चुप है। मोदी जी दलितों के पैर धोकर उनके पैर पहुंचते हैं, आज मोदी जी चुप हैं। जैसे कि न्यायपालिका ही देश को चला रही है। इस देश के अंदर पार्लियामेंट का कोई रोल ही नहीं है, इस देश के अंदर पक्ष और विपक्ष का कोई रोल ही नहीं है, सारे चुप बैठे हैं। इससे पता चलता है कि दलितों को उनकी लड़ाई लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। सड़क पर वो अकेले खड़े हैं और अकेले ही पूरा दम भर के सुप्रीम कोर्ट का सामना कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये जाति कमजोर नहीं है। इस जाति के अंदर भले ही धन संपदा नहीं है, जमीनें नहीं है, इसके हाथ में बॉलीवुड नहीं है, इसके हाथ में देश की जमीनें नहीं है, इस कॉर्पोरेट जगत में इसका कोई पकड़ नहीं है, लेकिन वैचारिक रूप से ये जाति बेहद मजबूत है, क्योंकि इसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो आइडियोलॉजी है उस पर चलना, उसको पढ़ना, उसको समझना सीख लिया है। इसलिए आज यही कारण है कि ये सुप्रीम कोर्ट को भी ये जाति अकेले खड़े होकर चैलेंज कर रही है। दीदी, क्या 6743 जातियां फिर से बिखर जाएंगी इस वर्गीकरण के बाद? 6743 जातियों की जो हम बात करते हैं, इन जातियों में जो इनको कैटेगराइज किया गया, जो इनकी लिस्ट बनाई गई, वो इसीलिए बनाई गई थी कि लिस्टेड होकर के जैसे इनका एक समान शोषण है, एक समान इनको अधिकार दे दिए जाए और इनकी जो समाज में, देश में जो इनकी मुख्य धारा में अभी नहीं जुड़े हैं, हाशिए पे रखे हुए लोग हैं, उन लोगों को इसलिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया था। अगर सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझ में आ रहा कि रिजर्वेशन है क्या चीज, क्यों दिया गया, तो एक बार जो है संविधान सभा में जो आरक्षण पर बहस हुई थी उस बहस को पढ़ लेना चाहिए। रिजर्वेशन इसलिए दिया गया था ताकि जो लोग सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और धार्मिक रूप से सताए गए थे, उन समझ सताए गए एक समान लोगों को एक लिस्ट में डालकर उनको स्पेशल कुछ अधिकार दिए जाए, शिक्षा में, रोजगार में और राजनीति में। 3 तरह के रिजर्वेशन दिए गए। तो 3 तरह के रिजर्वेशन में सबसे महत्वपूर्ण रिजर्वेशन है एजुकेशन, क्योंकि जब शिक्षा का स्तर अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, तो वो क्या करेगा कि वो अच्छा नागरिक बनेगा, अपने अधिकारों के बारे में भी जानेगा और देश के प्रति कर्तव्यों के बारे में भी। लेकिन ना तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कभी संज्ञान लिया कि ये लोग पीछे क्यों रह गए, और ना ही कभी इस पर सरकारें बात करती, ना काम करती। तो यहाँ केवल लड़वाने का काम किया गया है। जो जातियां आपस में एक साथ खड़ी हो रही थी, मंच लगा रही थी, जय भीम के नारे के तहत एक छतरी के नीचे जुड़ रही थी, आज वो एक दूसरे की टांग पकड़ रही हैं। और अब आप देखेंगे पूरे देश के अंदर एक जाटक जाति केवल अकेली पड़ गई है, और जो जातियां उसके साथ खड़ी होकर के जय भीम उद्घोष करती थी, चाहे कैसे भी कर रही थी, कितनी भी थोड़ी थोड़ी हिम्मत जुट रही थी, लेकिन वो जुड़ रहे थे कहीं ना कहीं कोशिश में। हम लोग तब ये खुश थे कि कम से कम कोशिश हो रही है। लेकिन आज वही जातियां जो जय भीम के नारे तले जुड़ रही थी, आज वो जय भीम के नारे के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। इसी को कहते हैं देना दीवाना कुछ नहीं है, बांट करके तमाशा देखना। तो सुप्रीम कोर्ट SC की जितनी भी कास्ट हैं जो एक साथ होकर के अधिकार पा सकते थे, उनको बखेर दिया है और सुप्रीम कोर्ट मजे ले रहा है, तमाशे देख रहा है। लेकिन बांग्लादेश जैसा हाल करने के लिए इस देश के नागरिकों को मजबूर किया जा रहा है। तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहूंगी कि इस देश को शांति में जीने दो, इस देश फैसले मत दो कि देश की जनता को मजबूर होकर के आपके खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़े। कि MP में नरसिम्हापुर में एक व्यक्ति को, दलित व्यक्ति को जबरन पेशाब पिलाने के लिए उसको मजबूर किया गया, उसको मारा पीटा। ये खबर देश के जो स्ट्रीम अखबार हैं, स्ट्रीम मीडिया, उसमें सब में चली है। CJI चंद्रचूड़ जी की आंखें बंद हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, जो 7 बेंच की जजेस ने अभी SC ST आरक्षण पर वर्गीकरण का फैसला सुनाया है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ टीवी खोलो महोदय, और टीवी खोल के देखो, आपके इस फैसले के बाद ही तुरंत दलित समुदाय के एक व्यक्ति को जबरन पेशाब पिलाया गया है। क्या ये अमानवीय घटना सुप्रीम कोर्ट को अच्छी लग रही है? क्या ये अमानवीय घटना सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई मैटर नहीं करती, कोई मायने नहीं रखती?